आप शायद जानते होंगे कि एक क्षण चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैद्युत आवेशों की दुनिया में भी ऐसी ही अवधारणा मौजूद है? आइए इस अवधारणा के बारे में विस्तार से जानें। हम सभी जानते हैं कि एक अणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात अणु पर कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से अणु में बंधे विभिन्न परमाणु के बीच साझा होते हैं। दूसरे शब्दों में, धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों के केंद्र को पूरी तरह से अतिव्यापित नहीं करता है। दोनों केंद्र एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरह के अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण दिखाई देता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यहां हम वैद्युत द्विध्रुव और इसके द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सीखेंगे। हम इस ज्ञान को आणविक द्विध्रुवों के बारे में अधिक समझने के लिए लागू करेंगे। दो समान और विपरीत बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q को अल्प दूरी d पर रखने से बना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों को आवश्यक रूप से एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव को इसके द्विध्रुव आघूर्ण से अभिलक्षित किया जाता है, अर्थात P से, जिसे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। P is equal to Q times D। यहां Q एक अदिश राशि है, पर द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश लंबाई d के साथ माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश तक होती है। इसीलिए द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार लिखा जा सकता है: वेक्टर P इक्वल्स टू Q टाइम्स D टाइम्स n कैप, जहां n कैप एक इकाई सदिश है। आइए अब हम आणविक द्विध्रुव की चर्चा पर वापस चलते हैं। आइए देखते हैं कि वास्तव में अणु में आवेशों के केंद्रों से हमारा क्या तात्पर्य है। अणुओं में कई परमाणु एक साथ आबंधित होते हैं। प्रत्येक परमाणु में कुछ धनावेशित प्रोटॉन और समान संख्या में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन असमान रूप से अणुओं में विभिन्न परमाणुओं के मध्य वितरित होते हैं। इसके कारण धनावेशों और इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण अणु के भीतर हो सकता है। आइए अब हम धनावेशों और इलेक्ट्रॉनों दोनों के लिए आवेशों के केंद्र को ज्ञात करते हैं। धनात्मक बिंदु आवेशों और इलेक्ट्रॉनों के समूह के केंद्रों को उसी तरह ज्ञात किया जा सकता है जैसे कुछ कणों के द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात किया जाता है। आवेश के केंद्र को इस समीकरण द्वारा दिया जाता है: वेक्टर R सेंटर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा I QI टाइम्स वेक्टर RI अपॉन सिग्मा I QI। उपरोक्त विधि द्वारा प्राप्त धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र यहां दिखाए गए हैं। कुछ अणुओं में धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के साथ संपाती नहीं होते हैं। इस तरह के अणुओं को ध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है और इनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी कुछ मात्रा में आंतरिक या स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जल, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ध्रुवीय अणुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर देखने को मिल सकते हैं। इस स्थिति में उन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। हालांकि ये एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं जब उन पर एक बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अध्रुवीय अणुओं के कुछ उदाहरण हैं। आइए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विस्तार से चर्चा करें। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसीलिए आणविक द्विध्रुव आघूर्ण व्यष्टिगत द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग के बराबर होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक रैखिक अणु है, इसलिए दो द्विध्रुवों का सदिश योग 0 होता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं का उपयोग ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत बनाने में किया जाता है। संधारित्र की समांतर प्लेटों के बीच रखा गया ऐसा परावैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करके इसकी प्रभावी धारिता को बढ़ाता है। सारांश: दो समान और विपरीत बिंदु आवेशों प्लस Q और माइनस Q को अल्प दूरी d पर रखने से बना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव को इसके द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा अभिलक्षित किया जाता है, जिसे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में मापा जाता है। अधिकांश अणुओं में धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, अतः इस स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है। कुछ अणुओं में धनावेशों के केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के साथ संपाती नहीं होते हैं। इस तरह के अणुओं को ध्रुवीय अणुओं के रूप में जाना जाता है और इनमें कुछ मात्रा में आंतरिक या स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को स्वतंत्र रूप से मुक्त रखने पर यह कैसे व्यवहार करता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब इसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। कारण कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश, हमको पता है कि डायपोल में दो आवेश होते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश समान और समान चिन्ह के होते हैं, समान और विपरीत चिन्ह के होते हैं, या समान और भिन्न चिन्ह के होते हैं। समान मतलब मान में समान हो और चिन्ह भी समान हो, मान में समान हो चिन्ह विपरीत हो, या भिन्न भिन्न हो और चिन्ह समान हो, यह क्या होता है। तो आपको बताना है कि द्विध्रुव में क्या होता है। तो हमको पता है कि समान परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति का होता है। विपरीत चिन्ह का समान परिमाण में हो पर प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। अगला, द्विध्रुव का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। तो द्विध्रुव का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, धनात्मक आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर, या दो आवेशों के मध्य में। दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो दो आवेशों के मध्य में होता है। द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, दो आवेशों के मध्य में होता है। अगला, द्विध्रुव पथ स्थिर स्थिति में किसी दिशा का अनुभव करता है। कि द्विध्रुव पथ जब स्थिर अवस्था में होता है तो किस दिशा में अनुभव करता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ, बाहरी विद्युत क्षेत्र के लंबाओं के साथ क्या करता है, बताइए। पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार पढ़िए। तो द्विध्रुव जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थिर बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ यह दिखाई देता है। किसके साथ दिखाई देता है, बाहरी विद्युत क्षेत्र के साथ दिखाई देता है। अगला, द्विध्रुव क्षण जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है P बराबर QD। P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। डाइपोल का होता है कि दो आवेश का एक परिमाण और उनके बीच का दूरी। ये होता है ना कि द्विध्रुवों का फॉर्मूला क्या होता है कि एक आवेश हो और दोनों आवेशों के बीच का क्या हो, दूरी हो। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी। तो राइट आंसर होगा कौन, Q इंटू डी। अगला देखिए, अगर किसी को लगता है कि हैंड रिटन नोट्स आपके पास नहीं है और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। आपको 12th क्लास का हैंड रिटन नोट्स और 11th क्लास का हैंड रिटन नोट्स और 10th क्लास का हैंड रिटन नोट्स, इन सब का हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं। इसके लिए अलग अलग चार्ज है। इसके लिए 99 रुपये चार्ज, इसके लिए भी 99 रुपये चार्ज, और 10th क्लास के लिए जो फिजिक्स का है वे है 49 रुपीज़ का चार्ज से आपको मिल सकता है। हालांकि 10th क्लास का आपको पूरे साइंस का जो है 49 रुपीज़ में मिल सकता है। तो वहाँ से आप लेकर पढ़ाई अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जिनको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए वे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पर आप बताएंगे कि किस सब्जेक्ट का मतलब कितने चाहिए, तो ये मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विध्रुव पथ में ऊर्जा U बराबर क्या होता है, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर किस स्थिति में न्यूनतम होगी। कह रहा है कि यह मान कब न्यूनतम होगी, जब पथ क्षेत्र के रेखा के साथ हो,
लंबवत हो विपरीत हो। क्षेत्र रेखा के साथ का मतलब क्या हो, समानांतर हो, लंबवत हो या विपरीत हो। तो कहेंगे कि जब पथ क्षेत्र रेखा के समानांतर होती है तब क्या होती है, न्यूनतम स्थिति में होती है। जब क्षेत्र रेखा के समानांतर होती है तो न्यूनतम स्थिति में होती है। क्यों होती है कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा इसलिए। अगला, द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है। तो द्विध्रुव में क्षेत्र की दिशा जो होती है वे धनात्मक से किधर होती है, ऋणात्मक की ओर होती है। तो द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। अगला देखते हैं, छोटी दूरी पर क्षैतिज पथ। छोटी दूरी पर क्षैतिज पथ क्या होती है। तो छोटी दूरी पर क्षैतिज पथ का है, यहाँ बड़ी दूरी पर क्षैतिज पथ का है, दोनों ही स्थिति में जो होने वाला है वे होगा 1/r3। 1 में क्या होगा, r3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई जो है 1/r3 हो जाएगा। अगला, लंबी दूरी के लिए भी द्विध्रुव क्षेत्र क्या कहेगा, तो 1/r3। आगे आ जाइए, द्विध्रुव क्षण P की दिशा किधर होती है। आपसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव में जो है P की दिशा किधर होती है। तो P की जो दिशा होती है वे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। किधर होती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। अगला आते हैं, द्विध्रुव पर पथ टॉर्क का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है कि टाउ बराबर क्या होता है। तो टाउ बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। द्विध्रुव पथ पर टॉर्क का सूत्र क्या होता है, PE sin थीटा। अगला, द्विध्रुव की ऊर्जा न्यूनतम कब होगी। आपसे कह रहा है कि कब मान न्यूनतम होगी, और आपको पता है कि साइन थीटा में 0 डिग्री का मान सबसे न्यूनतम होता है। तो थीटा बराबर अगर 0 रखेंगे और थीटा बराबर 180 रखेंगे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में जो होता है इसका मान 0 होता है, तो उस समय इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दोनों ही स्थिति में मान जो होता है न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं, द्विध्रुव की चुंबकीय गुणधर्म की तरह विद्युतीय गुणधर्म क्या है। कारण कि द्विध्रुव का चुंबकीय गुणधर्म की तरह विद्युतीय गुणधर्म क्या है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल। कौन है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अगला, किसी बाहरी क्षेत्र में द्विध्रुव टॉर्क क्या करता है। बाहरी क्षेत्र में द्विध्रुव टॉर्क क्या करता है, तो टॉर्क दिशा बदलने का प्रयास करता है। टॉर्क क्या करता है, तो टॉर्क दिशा बदलने का प्रयास करता है। बल गुण क्या करता है, दिशा बदलने का प्रयास करता है। तो वीडियो में बने रहिए और आगे और सारी क्वेश्चन है। अगला, द्विध्रुव का द्रव्यमान केंद्र से आवेश तक की दूरी कितनी होती है। कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि पता है एक यहाँ पर एक आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं ना कहीं बीच में है। तब कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र से आवेश की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल d है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो द्विध्रुव से केंद्र के आवेश की दूरी कितनी होती है, तो d/2 होती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का मोमेंट यूनिट क्या होती है। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो वे होता है कूलाम्ब मीटर। क्या होता है, कूलाम्ब मीटर। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का कूलाम्ब। अच्छा, कैसे कूलाम्ब मीटर, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, तो Q का कूलाम्ब और D दूरी है तो उसके लिए क्या होगा, मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कूलाम्ब मीटर। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि P बराबर 0 है, यदि P बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है, अगर P का मान ही जब 0 है तो इसका मतलब कि जो द्विध्रुव ही 0 है, तो क्या द्विध्रुव मौजूद है, नहीं। द्विध्रुव का मान 0 है तो मौजूद कहाँ से है, तो द्विध्रुव मौजूद नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा कि द्विध्रुव मौजूद नहीं है। अगला, द्विध्रुव पर बल क्या होगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है या दोनों में होता है या हमेशा अधिक होता है, बताइए क्या होता है। द्विध्रुव पर बल स्थिर विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, परिवर्तन क्षेत्र में शून्य होता है, या दोनों में अधिक होता है या हमेशा अधिक होता है। तो कहेंगे कि द्विध्रुव का जो बल है स्थिर विद्युत क्षेत्र में हमें क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला 18, टॉर्क टाउ बराबर क्या होता है, PE/2 या 2PE या टाउ बराबर P/m। बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि टाउ का मान जो होता है टाउ बराबर PE होता है। क्या होता है, PE sin थीटा होता है, तो क्या होगा, PE। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, टॉर्क का मान शून्य कब होगा। आपको बताना है कि टॉर्क का मान शून्य कब होगा, टाउ का मान शून्य कब होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि 19 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, कि कब जो है टॉर्क का मान शून्य होगा, टाउ बराबर कब शून्य होगा। थीटा 0 हो तब, 90 हो तब, 180 हो तब, या 45 हो तब। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन है, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। द्विध्रुव की दिशा किसके लिए महत्वपूर्ण है? द्विध्रुव की जो दिशा है किसके लिए? टॉर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, केवल टॉर्क के लिए, केवल एनर्जी के लिए यह दिशा महत्वपूर्ण है? बताइए किसके लिए महत्वपूर्ण है? द्विध्रुव की दिशा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो द्विध्रुव की जी दिशा जो है टॉर्क के लिए भी महत्वपूर्ण है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का ए होगा। तो उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्या सुधार की आवश्यकता होगी, क्या आप लोगों की सुझाव है और क्या किया जा सकता है। और बहुत जल्द ही जो है हम लोग जो है इस चैनल पे सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें देखेंगे कि परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव बन सकते हैं उनसे सारी क्वेश्चंस करेंगे। और लास्ट मंथ में हम लोग जो है एक गेस्ट क्वेश्चंस भी हम लोग लेकर आने वाले हैं, जिससे आप लोगों को फायदा होगी। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।